क्या जो आपने यूपीएससी एग्जाम में हिंदी लिटरेचर को चूज़ किया और 35 दिन में आपने उसकी तैयारी की और आपने हाईएस्ट स्कोर किया। देखिए उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने हिंदी को पढ़ा नहीं, मैंने हिंदी को जिया। रायगढ़, दुर्ग, धमतरी, आप इतनी जगह आपकी पोस्टिंग रही और अब आप रायपुर। धीरे धीरे रायपुर मेट्रो शहर में बदल रहा है। अपनी पत्नी की वो बात याद है, उसने कहा कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो कौन निकलेगा। वो पीएम एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला और नेशनल अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। शाम को जब आप घर लौटते हैं तब आप सोचते हैं आज आपने कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाई। कि किसी भी चीज़ को जानने और सीखने की प्यास होनी चाहिए। उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे बार बार तैयारी करते हैं और असफल होते हैं? टॉप करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कलाम साहब देश के राष्ट्रपति नहीं। स्कूल का रिजल्ट पैमाना नहीं हो सकता। रायपुर में आप क्या ऐसी 3 बड़ी बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो समाज और देश के लिए कुछ कर पाते हैं। हालांकि सरहद पर हमारी सेना और सिपाही हमारे देश की रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन देश के अंदर सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर उनकी नीतियों और योजनाओं पर काम कर देश के हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का काम करते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। हमारे आज के इस एपिसोड में 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर रायपुर के रूप में पदस्थ हैं, डॉक्टर गौरव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति प्रोग्राम में गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी के हरदोई ज़िले के छोटे से गांव देवमनपुर से निकलकर आपने वहीं से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, फिर एनआईटी से इंजीनियरिंग किया, आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया, सोलर एनर्जी में पीएचडी किया। आपका ये जो शानदार सफ़र है इसको आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? देखिए मेरे पिताजी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो एक एकेडमिक माहौल तो घर में था ही। हम 7 भाई बहन थे, क्योंकि शैक्षिक पृष्ठभूमि ऐसी थी जी कि सारी बहनें हाईली क्वालिफाइड हुई, हम तीनों भाई पीएचडी हैं, तो पढ़ाई तो करनी ही थी। तो इंजीनियरिंग के बाद जैसे बीटेक के बाद कई अच्छे ऑफर्स थे जी, बट ये था कि अगर सिविल सेवाओं में नहीं जाना है तो कम से कम किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर होना है और हायर उसमें जाना है, तो उसी के हिसाब से पढ़ाई होती रही। जी, आपने हिंदी मीडियम में थ्रू आउट पढ़ाई की, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी हिंदी मीडियम से क्लियर किया, जबकि अमूमन ये एक जिसको कहना चाहिए कि मिथ है या धारणा बनी हुई है कि जो अंग्रेज़ी मीडियम और हिंदी मीडियम का ये जो क्लैश है वो हमेशा चलता रहता है। जबकि होता ये है कि जब आप यूपीएससी में सिलेक्ट होते भी हैं तो आप जब अलग अलग कैडर मिलते हैं तो आप रीजनल लैंग्वेजेस में काम होता है, अगर हम ज़िले या तहसील की बात करें तो। फिर भी ये जो क्लैश है ये क्यों है और क्या ये एक्चुअल एग्जिस्ट करता भी है? तो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट हिंदी में किया, बट जब मैंने यूपीएससी की तैयारी का विषय सोचा जी, तो सबका विचार ये था कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी में ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा मानना है कि आप जिस चीज़ में बेहतर हों और अपने को जिस चीज़ में अच्छा एक्सप्रेस कर सके उसमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए। कई बार जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के या हिंदी पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं वो उसमें हिंदी में नहीं लेते कि आजकल हिंदी में नहीं होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये चुनाव आपकी योग्यता का है, ये भाषा का नहीं है। भाषा तो एक माध्यम है कि आपका जो टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करना है। तो मेरा मानना है कि ये हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेज ये सब माध्यम हो सकती हैं, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व का परिलक्षण हो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कोई कमजोरी है, लेकिन हाँ हिंदी मेरी मजबूती रही है और मैंने अपनी उस मजबूती को हर उसमें किया है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था मैंने पूरा हिंदी मीडियम में लिखा, इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया, कहीं कोई समस्या नहीं आई। और आप चूँकि इस विषय कह रही हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब मेरा इंटरव्यू था जी, जब मेरी प्रोफाइल देखी इंटरव्यू में बैठे लोगों ने तो उन्होंने ये विषय उठाया कि गौरव तुम्हारी इंग्लिश में तुमने बीटेक किया, पूरा इंग्लिश में कर हिंदी में क्यों? उनको भी मैंने वही कहा जी, कि हिंदी में मैं अपने को ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर सकता हूँ और आज आपके सामने बैठा हूँ तो इसका मतलब है जो मैंने सोचा था वो मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और अगर आपको ये लगता है कि अंग्रेजी हमारी कमजोरी है तो यहीं पर से इंटरव्यू को इंग्लिश में कर लेते हैं, तो बोले नहीं 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 मैं तो जस्ट पूछ रहा था। तो मेरा मानना है कि आप जिसमें अच्छे हो वो होना चाहिए और हर व्यक्ति हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता।
उसको अपनी मजबूती को मानना चाहिए और अपनी मजबूती पर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। तो यही वजह रही क्या जो आपने यूपीएससी एग्जाम में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आपने हिंदी लिटरेचर को चूज किया और मात्र 35 दिन में, जो हमने हमारी रिसर्च कहती है कि 35 दिन में आपने उसकी तैयारी की और आपने हाईएस्ट स्कोर किया? देखिए, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। पिछले 2 एग्जाम्स में किन्हीं कारणों किन्हीं मतलब मैं इंटरव्यू तक गया लेकिन चयन नहीं हो पाया जी। तो अब जब आप 2 वर्ष तक सफल नहीं होते हैं तो आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप जीएस के सब्जेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते जी। तो जो पहले 2 विषयों से मैं लोक प्रशासन और भूगोल से देता था, तो इस बार मैंने सोचा कि भूगोल को हटाते हैं और हिंदी साहित्य लेते हैं। तो जब प्री का रिजल्ट निकला उसके बाद मैंने वो किया, और इवन जब मैं वहाँ की जो नामचीन हिंदी की कोचिंग है उसमें गया तो शिक्षकों ने मुझे कहा कि मजाक बना रहे हो क्या, इतने कम दिन में कैसे होता है। तो मैंने कहा कि आप उसकी चिंता मत करें, आपको अगर गाइड करना है गाइड कर दीजिए, मुझे हिंदी में ही देना है। और मैंने वही 35, अब चूंकि प्री के बाद मेंस का जब एग्जाम होता है बहुत समय नहीं होता है, आपको दूसरा सब्जेक्ट भी तैयार करना है, तो अब आप उसे चाहे अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अब हो गया है तो 35 दिन में एक इतिहास सा लगता है, लेकिन उस समय आपके मेरे सामने कोई विकल्प भी नहीं था कि मैं 35 दिन से ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता था। हाँ, लेकिन उन 35 दिन में मैंने हिंदी को पढ़ा नहीं, मैंने हिंदी को जिया। तो आपने कहा कि आपका ये 3rd अटेम्प्ट था जब आपने यूपीएससी क्रैक किया, तो क्या वजह रही, आपने क्या आइडेंटिफाई किया जब आपने एनालिसिस किया होगा कि 2 बार आपने क्या ऐसी चूक हुई कि आप नहीं हो पाए, और 3rd टाइम फिर आपने किस चीज़ को पकड़ के और अलग डायरेक्शन में मेहनत की? देखिए, चूक नहीं कहेंगे, कई बार लक आपके साथ काम नहीं करता, कई बार आप जो सोच रहे होते हैं, परीक्षक जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जी। पहली बार जब मैंने मेंस लिखा और रिजल्ट आया तो निबंध के पेपर में लोग बताते हैं मेरे देश में सर्वाधिक मार्क्स थे। नेक्स्ट बार ऐसे में मेरे 200 में 40 मार्क्स थे, उस कारण नहीं हुआ। पहली बार एक सब्जेक्ट में कम थे, उसके कारण नहीं हुआ। दूसरी बार उस सब्जेक्ट में बहुत नंबर आए, ऐसे में नंबर नहीं आए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार 128 आए, एक बार 40 आए। हो सकता है पहली बार जब लिखा हो तो जो परीक्षक हो उसको मेरी बात इतनी अच्छी लगी हो कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हो, और दूसरी बात कोई बात ऐसी न लगी हो जिस कारण कम दिए हो, चूंकि लिखने की शैली और सारी चीज़ें वही थी। आपने बात की कि आपने हिंदी की जो कोचिंग, आपने कहा कि प्रीलिम्स के बाद जब आपने मेंस के लिए 35 डेज ही बचे थे और हिंदी की कोचिंग आपने की और कोचिंग सेंटर ने कहा कि इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती है। आज ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट जो यूपीएससी देना चाह रहा है वो कोचिंग को मानता है कि बगैर कोचिंग जाए आप यूपीएससी क्रैक कर ही नहीं सकते। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कोचिंग सेंटर्स की भूमिका, या कोचिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैं तो पीएचडी करता था, समय की कमी थी, तो उस समय कोचिंग आपके पास, और दिल्ली में रहता था तो कोचिंग इजीली अवेलेबल थी। मैं ये नहीं कहता कोचिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोचिंग से ही होगा, इससे बाहर निकलना चाहिए। कई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कभी कोचिंग का मुंह नहीं देखा, अपने घर में पढ़ाई की और वहाँ बहुत अच्छी रैंक के साथ पास हुए। तो हाँ, ये जरूर है कि कोचिंग आपको एक वो वाली स्थिति बनती है, आप एक बहुत अच्छी रोड पे जा रहे हैं तो कोचिंग वो रोड दे रही है, और अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा मान के चलिए कि उबड़ खाबड़ रास्ते पे जा रहे हैं। पहुंचता व्यक्ति है लेकिन वहाँ ताकत ज़्यादा लगती है। यहाँ क्या है, यहाँ लोगों का अनुभव होता है, लोगों को ट्रेंड पता होता है, टू दी पॉइंट पढ़ने का होता है, सारा मटेरियल एक जगह पे होता है, तो उससे आपकी रास्ता आसान हो जाती है। तो जो बच्चे बिना कोचिंग के करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ जो बिना कोचिंग के करता है उसकी साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने बिना किसी सहारे के किया है। लेकिन बिना सहारे के किया है इसलिए उसको मेहनत, ये मान के चलिए सामान्य से 30% तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। तो जो बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको किसी भी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कोचिंग नहीं कर पाया। हाँ, उन्हें थोड़ी कोशिश ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आपने कार्यक्रम में कहा था कि टॉप करना ही सफलता का पैमाना नहीं होता है, और आप अक्सर सेकंड आया करते थे लेकिन फिर भी आप आज यहाँ पहुँचे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, मैं बताता हूँ कि कक्षा 1 से 5 शिशु से पंचम तक एक दूसरा बच्चा फर्स्ट आता था, मैं सेकंड आता था, फिर बदल गए, यानी फर्स्ट वाला बदलता रहा, थर्ड वाला बदलता रहा, मैं सेकंड रहा। आप कांस्टेंट रहे? कांस्टेंट रहा मैं। तो मेरा मानना है कि देखिए,
हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आया है एक विशेष प्रतिभा के साथ आया है। तो आप उसको केवल एकेडमिक आधार पर अगर आंकेंगे तो कहीं न कहीं उसके साथ ज्यादती है। और मैं आज देखता हूँ, मैं अभी पिछली बार दोस्तों के साथ बैठा था तो हम लोग सोच रहे थे कि जो जो फर्स्ट आते थे वो कहाँ हैं। तो मैं उसमें, मेरा गर्व या अहम नहीं है, लेकिन उसमें ये निकल के आया कि बाकी लोग जितना डिजर्व करते थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और मैं पहुँच गया। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज की भी स्थिति है, माता पिता के आशीर्वाद की भी बात है, ईश्वर के आशीर्वाद की भी बात है और मेहनत की भी बात है। सारी चीज़ों का कम्बिनेशन जब होता है तब चीज़ें निकलती हैं। अगर टॉप करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कलाम साहब देश के राष्ट्रपति नहीं होते, सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट के बेताज बादशाह नहीं होते, अमिताभ बच्चन जी फिल्म दुनिया के बेताज बादशाह नहीं होते। उनकी जो प्रतिभा थी उसमें उन्होंने किया। हो सकता है वो उस स्कूल की नज़रों में टॉपर ना हो, लेकिन आज वो अपने क्षेत्र में टॉपर है। तो ये पैमाना, स्कूल का रिजल्ट पैमाना नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो जहाँ पर है अच्छा करे और रिजल्ट के आधार पे, हाँ सर्वश्रेष्ठता बुरी नहीं है, अगर आप एजुकेशन में अच्छे हैं तो आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से आप 30 बच्चे पढ़ते हैं एक ही फर्स्ट आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 29 की मेहनत को नकार दें। तो मेरा मानना है कि टॉप को पैमाना नहीं माना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, आपने भी बताया कि आपका 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, और उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, या उनकी मानसिक स्थिति के लिए पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे बार बार तैयारी करते हैं और असफल होते हैं, तो वो उनको ये मानसिकता क्यों नहीं रखनी चाहिए कि अगर यहाँ पर असफल हुए हैं तो इस दौरान, इस जर्नी के दौरान उन्होंने अपने आप को इतना इवॉल्व किया है, इतना एक्सपोज्ड हुए हैं वो, कि ऑल्दो वो एक नॉर्मल व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्टूडेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जब वो सिलेक्ट नहीं होते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या पेरेंट्स उस तरीके का माहौल या संबल नहीं दे पाते। तो आप उन स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं पेरेंट्स को कई बार, अब ऐसी भूमिका में हूँ, कई बार पेरेंट्स से बात करनी होती है, तो मैं उनको वही चीज़ कहता हूँ। पहला तो बच्चे का अपना वो पैदा हुआ है तो अपना एक भविष्य लेके पैदा हुआ है। आप अपने भूत को उस बच्चे के भविष्य पर न ला दें। कई गार्जियंस में देखा गया है कि वो नहीं कर पाए हैं तो वो अपने बच्चे को कराना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे, ऐसे गार्जियंस बच्चों पर अनावश्यक दबाव क्रिएट करते हैं। उससे गार्जियंस को हमेशा बचना चाहिए। और मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि अगर एक उदाहरण के तरीके से कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको हिमालय पर चढ़ाई करनी है, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट जाना है, तो फिर आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितना वेट लेके चढ़ सकते हैं, कितना तैयारी करते हैं। और अगर ईश्वर आपके साथ है तो आप निसंदेह रूप से माउंट एवरेस्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लो बीच में किस्मत ने साथ नहीं दिया तो भी आप कंचनजंगा, मकालू पर्वत, नंगा पर्वत कहीं तो पहुंचेंगे। तो सेम चीज ये सारी परीक्षाओं का है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका यूपीएससी में नहीं होता है तो हो सकता है आपका स्टेट सर्विस में हो जाए, हो सकता है स्टेट का जो लोअर कार्डर है उसमें हो जाए, आईएएस के अलावा जो यूपीएससी के अलावा तमाम अन्य परीक्षाएं हैं उनमें हो जाए। तो जब आप बड़ा लक्ष्य लेके चलेंगे और पूरी मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप उस लक्ष्य को ना पा पाए, लेकिन अन्य के जो बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं वो आप बहुत आसानी से पा लेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं कि फैमिली में अगर किसी को साइंस लेना है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, तो उनका इंक्लिनेशन होता है। तो यूपीएससी की एग्ज़ाम की जो तैयारी जो स्टूडेंट करना चाहता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी पर्सनालिटी में क्या होनी चाहिए कि वो उस एग्ज़ाम को, ऑल्दो ठीक है वो सभी कर सकते हैं, बट एक होता है ना कि आपका इंटरेस्ट हो या आप में मेहनत करने का जज्बा हो या रीडिंग कैपेसिटी हो, ऐसी क्या 3 चीज़ हैं जो बेसिकली होनी ही चाहिए? देखिए, मैं यूपीएससी को ही नहीं, हर परीक्षा के लिए कहता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हो, इसलिए लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। मेहनत के साथ लक्ष्य निर्धारण, और मेहनत और लक्ष्य निर्धारण इधर उधर ना हटे, इसलिए आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसी बीच में एक छोटा सा एग्जाम आया, आपको लगा हम ये भी दे दें, तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं। तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। और इन सब परीक्षाओं का आपने 3 चीजें पूछी, तो मैं चौथी चीज जोड़ता हूँ साथ में कि किसी भी चीज को जानने और सीखने की प्यास होनी चाहिए। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी ढूंढते हैं, ऐसे ही हमारे ज्ञान की या जो भी है, अगर यूपीएससी में मुझे जाना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर मुझे मेडिकल निकालना है, मुझे इंजीनियरिंग निकालना है,
तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए एक प्यास होनी चाहिए, उसको ढूंढने की ये नहीं कि किताब आई है तो पढ़ना है, उसके लिए हमें किताब ढूंढनी है। बिल्कुल। जैसे जब यूपीएससी, जब कोई स्टूडेंट लिख रहा होता है या जब एग्ज़ाम क्लियर करके उस यूपीएससी क्लियर कर लेता है और आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, उस वक्त उनके मन में जनता की सेवा, समाज की सेवा, ये बहुत सारे भावनाएं रहती हैं। लेकिन जब वो काडर मिलता है या पोस्टिंग होती है तो अमूमन देखा जाता है कि एक सरकारी एक जो परंपरा और व्यवस्था है उसका अपना दबाव होता है और जो सीनियर्स होते हैं उनकी कार्यशैली का दबाव होता है। तो ऐसा एक्चुअली होता है? अगर होता है तो उसमें किस तरीके से एक नए ऑफिसर को प्रिपेयर होकर जाना चाहिए? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा जी। कि जब वो सिलेक्ट होता है तब वो ये बहुत बड़े बड़े जो वर्ड हैं, समाज सेवा, जनता की सेवा, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान होती में नहीं है, रहता है। ध्यान में नहीं होती है। हर बच्चा किसी न किसी अधिकारी को देख के प्रेरित हुआ होता है। कई बार जो भौतिक चीज़ें हैं, गाड़ी हुई, ये हुआ, वो हुआ, इन चीज़ों को देख के बच्चे के मन प्रभावित होता है। और मेरा मानना है किसी अच्छे कार्य के, अच्छे लक्ष्य के लिए आप किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाओ, बुरा नहीं है। लेकिन जब आप नौकरी में आते हैं, हो सकता है शुरुआती दौर में ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको प्रभावित भी करती हों, लेकिन जब आप नौकरी में आते हैं, आप इस पद की गंभीरता को देखते हैं, इस पद के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को देखते हैं, तब सही अर्थों में ये आपके अंदर जाता है कि आप किस लिए आए हैं, आप किसके लिए काम करते हैं। शाम को जब आप घर लौटते हैं तब आप सोचते हैं आज आपने कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाई। जब इस एंगल से सोचते हैं तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें वहाँ किताबों में थी फिर वो ग्राउंड में आने लगती हैं। और हर अधिकारी का अपना एक व्यक्तित्व होता है जो किसी न किसी वरिष्ठ अधिकारी के व्यक्तित्व से कुछ न कुछ सीख के अपने को इवॉल्व करता है। तो मुझे नहीं लगता है कोई दबाव होता है। दबाव तभी होता है कि जब आप दबाव लेना चाहते हो। आप सरायपाली, रायगढ़, दुर्ग, धमतरी, आप इतनी जगह आपकी पोस्टिंग रही और अब आप रायपुर जैसे बड़े ज़िले और जो कि स्टेट की कैपिटल भी है वहाँ पर आप पदस्थ हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो डेवलपमेंट का जिम्मा है, ये कैसे बैलेंस हो पाता है? मैं वही बता रहा हूँ कि आप जब देखिए हर जगह की अपनी एक वहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एज ए प्रशासनिक अधिकारी हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए, जो रिसोर्सेज हैं उनको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए। और वहाँ के लोगों में सबसे बड़ा, जैसे मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको दूंगा दंतेवाड़ा का। जब मैं दंतेवाड़ा सीओ जिला पंचायत गया तो कई लोगों में था कि इन गाँवों में नहीं जा सकते हैं, उन गाँवों में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है मैं किसी गाँव में नहीं गया, हर गाँव में गया, लोगों के साथ बैठा, लोगों के साथ किया, लोगों का विश्वास वो किया। तो जो चीज़ें वहाँ को समझा, प्रॉब्लम्स क्या थी। जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को समझा कि हरी सब्जी दंतेवाड़ा की मार्केट में मिलना मुश्किल होती थी क्योंकि कोई वहाँ अपना प्रोडक्शन नहीं होता था और रायपुर से जाते जाते वो बासी हो जाती थी। लेकिन दंतेवाड़ा के गाँवों में अंदर सब्जी होती थी। हम लोगों ने उस चीज़ की इस लिंक को पकड़ा और उसी के पीछे हमने एक वहाँ महिलाओं के लिए दंतेश्वरी सेवा ई रिक्शा शुरू की कि गाँव से महिलाएं सवारी तो लेके आती थी लेकिन एक डलिया सब्जी भी लेके आती थी। तो लौट के उतनी देर में अपनी सब्जी भी बेच के चली जाती थी। तो उनको मार्केट मिला, शहर को ताजी सब्जी मिली और उनको एक रोजगार भी मिला, उनका एक कनेक्टिविटी भी बढ़ी। दूध, घी, जो फुट्टू, छोटी छोटी चीज़ें जो शहर नहीं आ रही थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो इस टाइप की चीज़ों के साथ लोगों से जुड़ के आपने बहुत काम किया वहाँ। जैसे ई रिक्शा की महिलाओं को ट्रेनिंग दी, फिर महिलाओं को रोजगार देने के लिए आपने गारमेंट फैक्ट्री का भी एक प्रोविज़न लाया, फिर जो युवाओं को नौकरी देने के लिए शायद स्टेट का पहला बीपीओ कॉल सेंटर भी आपने स्थापित किया। देखिए बीपीओ मेरे समय में खुल गया था, कलेक्टर साहब हमारे थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। गारमेंट फैक्ट्री पे काम चल रहा था, उसी टाइम मेरा स्थानांतरण हुआ, वो अन्य अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया। नहीं, लेकिन आइडिया तो आपका था कि आपने वो सोचा। आइडिया नहीं होता है, किसी एक अधिकारी का आइडिया नहीं होता है। जब हम एज ए टीम बैठते हैं, उसमें कलेक्टर साहब भी होते हैं और अन्य लोग बैठते हैं, समाज के अन्य वर्ग बैठते हैं, क्या किया जाना चाहिए। हम ये सोचे कि कोई अधिकारी कोई एक आइडिया के साथ आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जिस इकोसिस्टम में काम करता है वो उस इकोसिस्टम का आइडिया होता है। कई बार आपका ड्राइवर चलते चलते आपको कोई ऐसी बात कह देता है जो बड़ी क्लिक कर जाती है और इसलिए हमें ओपन माइंड रहना चाहिए। मैं तो पब्लिक में भी जैसे कभी कुछ होता है तो लोगों से पूछता हूँ, भाई आप बताइए ना कि आप क्या चाहते हैं। अगर हम बात करें रायपुर की, अब आप रायपुर में पदस्थ हैं और रायपुर में आप क्या ऐसी 3 बड़ी परेशानी देखते हैं जो कि आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग है, और 3 ऐसे कौन से आपको पॉइंट्स दिखते हैं कि जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि रायपुर को और बेहतर बना सकते हैं?
देखिए, धीरे धीरे रायपुर मेट्रो शहर में बदल रहा है। इस वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा। पुराना बसा हुआ शहर है। कई जगह पर आपको मिलेगा कि चाहे जल निकासी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, जिसको अभी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। पुराने शहर में इन व्यवस्थाओं को सही करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साथ ही में जो पुराने शहर होते हैं वहाँ ट्रैफिक अपने आप में एक बड़ा इशू होता है। उसमें आप क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, वो एक चैलेंज होता है। ये भी एक सवाल था कि क्या इतना ट्रैफिक जैम होता है तो क्या नए फ्लाईओवर्स और मिलेंगे हम लोगों को? मैं वही बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जब शहर बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो नए तरीके के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं। तो आज की अगर आप उसमें देखें तो ये 3 विषय ऐसे हैं जिसमें हम पूरी व्यवस्था को रिविजिट करते हुए नए तरीके से नए विकल्पों के साथ आना पड़ेगा। जैसे आपने फ्लाईओवर्स की बात की, हम लोगों का भी भारत सरकार को भी कई प्रस्ताव गए हैं जो फ्लाईओवर्स के हैं। कई जगह पर सड़क चौड़ी करने के प्रस्ताव हैं, कई जगह से बाईपास निकालने के प्रस्ताव हैं। वो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो भी हमारी वित्तीय वो हमको वो करेंगी और जो बजट में आवंटन होगा उस आधार पर हम करेंगे, लेकिन वो प्लान में है। अब अगर आप दूसरी बात करें कि 3 ऐसी चीज़ें आपने कहा कि क्या है, तो देखिए जो शहर इमर्ज कर रहा होता है वो बहुत पोटेंशियल के साथ होता है। आज हमें अब बहुत अच्छी बात है कि अभी सरकार नया रायपुर का जो हमारा क्षेत्र है उसको एक इंडस्ट्री हब के रूप में डेवलप कर रहा है। तो आने वाले समय में रायपुर और आसपास के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इसलिए हमें आज आवश्यकता है, अभी हम लोगों ने कॉलेजेस के साथ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ बैठक भी की थी और उनको इस बात के लिए मोटिवेट भी किया है कि कंपनियां आ जाएंगी लेकिन हमारे पास उतना स्किल मैन पावर होगा क्या। तो आपको उस हिसाब से तैयार होने की आवश्यकता है। और रायपुर और छत्तीसगढ़ के आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें लोकल को ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। एफपीओ सेक्टर पे भी बहुत काम की आवश्यकता है। अगर यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे ऑर्गेनिक राइस हो, चाहे शहद हो, इवन अब तो हमारा महुआ हो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में हम पूरे देश, पूरे विश्व में फैला सकते हैं। और ऐसी कौन सी 3 विकास की परियोजनाएं आपको लगती है कि जो अभी चल रही हैं और आगे आने वाले समय में वो एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं? देखिए, अगर आप योजनाओं की बात करें तो जो कृषक उन्नति योजना है जिसमें कि हम देश में सबसे सर्वाधिक रेट पर धान की खरीदी कर रहे हैं, ये योजना, इसको केवल आर्थिक उसमें नहीं देखना चाहिए, इसको शैक्षणिक और स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ के देखना चाहिए। अब हर किसान अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के बारे में सोच सकता है। अब हर किसान अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोच सकता है, क्योंकि आर्थिक निर्भरता भाई देखिए क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान के बाद आगे जो पुराने रेट्स थे, जो नॉर्मल रेट्स थे, उनमें सारी चीज़ें पूरी हो रही थी। तो जो ये बोनस का पार्ट है ये अब उसके सर्वांगीण विकास का पार्ट बनना चाहिए। और हमें कहीं न कहीं इन लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करने की भी आवश्यकता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो आने वाली जनरेशन में इन्वेस्ट कैसे हो, इस पर काम किया जाना चाहिए। और पोषण के लिए भी काम आएगा। मतलब भविष्य में जो हमारी नई जनरेशन्स होंगी वो इसी पैसे को आधार बनाकर कुपोषण से भी आगे निकल सकती है। महतारी वंदन योजना जो चल रही है जिसमें हर महिला को 1000 रुपये देने का वो है, सुनने में लगता है कि एक महिला को 1000 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ा हुआ कदम है। जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, और सामान्य महिला को अगर देखें तो उसका जो घर के अलावा खर्चा इतना ही होता है जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। तो अगर उसकी डिपेंडेंसी उसके पति से खत्म हो रही है तो वो एक स्वतंत्र महिला के रूप में विकसित हो रही है। और अपने बच्चे के फीस के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, जिन चीज़ों के लिए वो पहले दूसरों पर निर्भर थी या जिनको वो नहीं कर पाती थी, मन में ही दाब ले रही थी। मन में नहीं, निगलेक्ट तो नहीं करती थी, अपने मन में ही दाब लेती थी, वो चीज़ें अब खत्म हुई हैं। तो आने वाले समय में अगर बहुत बड़े पिक्चर को, कैनवास को देखें तो ये दोनों योजनाएं उसको प्रभावित करेंगी। और तीसरा जो
यहाँ के माननीय वित्त मंत्री जी का एक जब वो कलेक्टर थे तब का जो उनका प्रोजेक्ट था नालंदा लाइब्रेरी का, हाँ। और वो आज हर जिले की ओर बढ़ रहा है। तो अगर आपने बच्चों के हाथों में किताब दे दी और उन्हें पढ़ना सिखा दिया और ऐसी लाइब्रेरी दे दी जहाँ पर सर्व सुविधा युक्त है, जहाँ पर वो हर चीज़ कर सकते हैं, जहाँ वो अपनी आंखों में सपने, एक हिसाब से मैं कहूँगा ये लाइब्रेरी केवल पढ़ना का केंद्र नहीं होती, ये उन बच्चों के आंखों में सपनों को जगाने का केंद्र होती है। तो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में भी अगर इन लाइब्रेरीज के माध्यम से बच्चों की आंखों में सपने जगेंगे और वो सपने पूरे होंगे तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखेगा। अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की हम बात करें तो जब भी रायपुर अमूमन हम देखते हैं कि 1 से 10 की लिस्ट में आता है, लेकिन हम अगर चाहें कि ये टॉप 5 या टॉप 3 में आए तो सरकार और जनता दोनों को मिलकर किस तरह से काम करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, कोई भी योजना हो, केवल स्वच्छता सर्वेक्षण ही नहीं, अगर वो सरकारी योजना बन के रह जाएगी तो उसके लाभ नहीं मिलेंगे। सरकार का काम होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना और उसको लागू करवाना, लेकिन जनता का काम होता है उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में सहयोग करना और आगे बढ़कर उसको लीड करना। आप देखेंगे कि जो शहर नंबर 1 पे आते हैं वहाँ पर बाकी चीज़ें ठीक है, सिस्टम को दुरुस्त किया गया है, सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन आम आदमी ने उसे अपनी जिम्मेदारी माना है। आप देखिए, एक पर्टिकुलर शहर है जो हर बार फर्स्ट आता है, उसका कारण ये है कि वहाँ के लोगों की जिद है कि मुझे फर्स्ट आना है, हमें दूसरे पे नहीं जाना है। स्वच्छता में पूरे देश में हम ही को जाना जाए, इसलिए वो उसके हिसाब से काम करते हैं। तो जब रायपुर के लोग ठान लेंगे कि रायपुर को स्वच्छता के लिए जाना जाए, और स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो घर के अंदर से शुरू होकर बाहर तक जाता है। हम अपने घर को तो स्वच्छ रखना चाहते हैं, लेकिन घर के कूड़े को उठा के बाहर डाल के गंदा कर देते हैं। तो जब तक हम सार्वजनिक स्थानों को भी अपना स्थान नहीं मानेंगे तब तक ये नंबरिंग ऊपर नीचे संभव है, बट सही अर्थों में हम स्वच्छता का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी कठिनाई दिखती है। आप जिस तरह से आप मुंगेली में भी आप रहे जब आप, तो वहाँ पर आपने 2 ही महीनों में तकरीबन 100 जो आपने चौपाल थी गांव में आपने वो लगाए। मतलब आपका जो काम करने की जो शैली है वो आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और उसी कंटेक्स्ट में आपने अपने कार्यकाल में जितने काम किए तो आपको PM एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला और नेशनल अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। कैसा लगता है जब आप पुरजोर कोशिश और हार्ड वर्क के साथ जब जनता के लिए काम करते हैं और उससे सराहा जाता है? तो देखिए, सराहा जाने वाला जो पार्ट है उसको आप बाई प्रोडक्ट रखिए कि वो लोग आपको स्नेह करते हैं, कोई अवार्ड आपको मिल जाता है, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। मेन प्रोडक्ट तो ये है कि आप जिस चीज़ के लिए इस सर्विस में आए हैं आप उसके लिए काम करते हैं। जैसे मुंगेली का मेरा शॉर्ट टेन्योर रहा। अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे जब मैंने मुंगेली को देखा तो मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व के 19 गांव उसमें आते हैं, तो हमने अपनी शुरुआत उस कोने से की जो आखिरी गांव था मध्य प्रदेश में। 100 गाँव को कवर करना मतलब अपने आप में मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हम लोग फर्स्ट शुरू किए तो उधर से वापस लौटते हुए आए और ये तय करके आए कि पहले इन 19 गांवों में लोगों से मिलेंगे, उसके बाद ऑफिस लौटेंगे। तो फ्राइडे की शाम को निकले, मंडे की मॉर्निंग लौटे, उसके बाद आप और 3 किलोमीटर चले दूसरे गांव में बैठ गए। तो हम लोग सामान्यतः यही करते थे कि कोई हॉलीडे मिला, सैटरडे संडे मिला, जोड़े 3 दिन का प्लान बनाए, सब कपड़े वपड़े लेके निकले, सारे अधिकारी एक साथ निकले, शाम को किसी हॉस्टल में रुक गए, किसी स्कूल में रुक गए, किसी सार्वजनिक संस्था में रुक गए, वहीं खाना खाया। वहाँ की भी समस्याएं समझ में आती है जब आप हॉस्टल में रुकते हैं। मुझे याद है मैं एक छपरवा करके वहाँ अचानक टाइगर रिजर्व के अंदर गांव है, वहाँ के हॉस्टल में रुका था। तो मैं सुबह उठ गया तो एक आदमी सुबह सुबह बाल्टी में पानी लेके आ रहा था। तो मैंने पूछा कि यहाँ तो सोलर की टंकी लगी है, तुम पानी क्यों लेके आए हो? तो वो मुझे जान नहीं पाया कि मैं ही कलेक्टर हूँ। मैं उठा था, ब्रशेस करता हुआ घूम रहा था। तो उन्हें बोला, अरे साहब इस टंकी की क्षमता कम है, अभी सारे अधिकारी उठेंगे, पानी खत्म हो जाएगा और कलेक्टर को पानी नहीं मिला, तो उसके लिए हम बचा के रख रहे हैं। तब हमें समझ में आया कि जब वहाँ पर
50 बच्चे रहते हैं, वो रोज पानी उनको आवश्यकता लगती होगी, तब हमने वहाँ पर दूसरी टंकी बड़ी साइज की सैंक्शन की। तो बहुत चीज़ें आपको अनुभव से मिलती हैं। और जब नीचे के वालों को पता लगता है कि कलेक्टर रुक सकता है, तो आप रुकते एक हॉस्टल में हैं, ठीक बाकी सारे हॉस्टल हो जाते हैं कि किसी में भी रुक सकते हैं। आपको खाने का पता चलता है, आपको व्यवहारिक समस्याएं पता चलती हैं कि रात में जब बच्चे रुकते होंगे तो उनको क्या क्या समस्याएं आती होंगी। तो ये तो सराहना हुई सरकार या हम कहें अवार्ड्स को लेकर के, लेकिन इतना काम करना, मेंटली भी उस काम में रहना, फिजिकली भी इन्वॉल्व होना, इन सब चीज़ों में परिवार का एक जो मॉरल सपोर्ट या सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो किस तरह से मिलती है और आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आपको वो सपोर्ट करते हैं? देखिए, परिवार में मैंने बताया कि हम लोग 7 भाई बहन थे, एक भाई नहीं रहा। एक भाई हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में है, मतलब सामाजिक क्षेत्र में काम करता है। बहनें और जीजाजी लोग सब गवर्नमेंट नौकरियों में हैं। लगभग हम लोग सब पूरा गवर्नमेंट नौकरी वाला परिवार है। मेरी पत्नी भी प्रोफेसर है जी। तो हम दोनों साथ ही IIT में पढ़े, वहीं मिले। तो बहुत कुछ चीज़ें तो वो मेरे बारे में, अगर आप पत्नी के एंगल से देखें, वो बहुत चीज़ें जानती है कि इसको किस चीज़ में खुशी मिलती है। तो उसने कभी भी जीवन में कभी ऐसा मोड़ नहीं आया। मुझे याद आता है कि जब कोरोना का समय था और घर परिवार में सब लोग डरे हुए थे कि रोड पे कम जाओ, माताजी का फ़ोन आता था कि थोड़ा कम निकलना। तो मुझे अपनी पत्नी की वो बात याद है। उसने कहा कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो कौन निकलेगा? लोगों की निगाहें तुम्हारी ओर हैं, अगर तुम रोड पे नहीं निकलोगे और जो होना होगा वो होगा। वो मैं आता था उकाड़ा बना के, और जो लहसुन है, ये है जो उस समय चल रहा था, वो सब पूरी तैयारी करती थी। बट उसने कभी भी एक दिन भी ये नहीं कहा, रात में अगर मुझे 3 बजे जाना हुआ तो उठ के उसने चाय बनाई होगी, काढ़ा पिलाया होगा और जाओ जो वहाँ ज़रूरत है। तो परिवार मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा और मेरी 2 बच्चियां हैं। तो ये बहुत ही, मतलब इतने आपने इंसाइटफुल, ना सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी आपने इतने इंसाइट्स दिए हैं लाइफ के कि आई एम श्योर आज ये जो एपिसोड देखेंगे लोग, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते चलते आप जो अभी एस्पिरेंट्स IAS बनना चाहते हैं और UPSC की सर्विस की तैयारियाँ कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं वही कहूँगा कि कड़ी मेहनत करें, सकारात्मक दृष्टि रखें, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें, और अगर किसी भी कारण से जिसके लिए उन्होंने तैयारी की है वो लक्ष्य न मिले तो निराश न हो। एक परीक्षा से जीवन खत्म नहीं होता। 2 पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा जीवन में अपने याद रखता हूँ कि जड़ता का नाम जीवन नहीं है, जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है, आदमी को चाहिए जूझे परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। वाह। तो चलिए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मालूम है कि आज के इस एपिसोड के शूट के लिए आपने काफ़ी समय पहले समय दिया था, लेकिन आज आपकी व्यस्तता के बावजूद भी आपने अपने काम और कमिटमेंट को जिस तरीके से बैलेंस किया है वो कमेंडेबल है, आपके काम और आपके व्यक्तित्व की तरह ही। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इतनी इंसाइटफुल जानकारी, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं की रही हो या किसी व्यक्तित्व की रही हो, आपने दी। आपको भी बहुत बहुत इस बात की शुभकामना कि आप ऐसे लोगों को, मेरा नहीं जी, मैं तो उनमें से सबसे अपने को छोटा मानता हूँ, लेकिन अन्य भी ऐसी प्रतिभाओं को लगातार लोगों के सामने लाना जी। और मेरा मानना है कि अगर एक व्यक्ति भी इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो मुझे लगता है कि आपकी जो कोशिश है लोगों तक पहुँचने की, लोगों को प्रेरित करने की, जागृत करने की, मोटिवेट करने की, वो भी सार्थकता को पहुंचती है। मेरी शुभकामनाएं आपकी और आपकी पूरी टीम को है कि आने वाले समय में आप लोग यशस्वी होवें, और जो कि आज का मापदंड है कि व्यूअरशिप आपकी ज़्यादा हो, तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।